हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं 16 महाजनपदास। हम देखेंगे ये कौन कौन से महाजनपद थे। ये कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, अर्ली वैदिक टाइम जो है नोमैडिक पेस्टोरल टाइम था, उसके बाद लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर आया और धीरे धीरे करके कैसे स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है बन रहा है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे इन 16 महाजनपदास में किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किस तरीके की सोसाइटी थी और किस तरीके से इकॉनमी जो है वर्क कर रही थी, और क्या रीज़न थे कि धीरे धीरे जो है ये स्टेट से महाजनपदास बनते हैं, यानी कि जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है। और महाजनपद के कॉन्सेप्ट के बाद बाकी के 16 महाजनपद में से सिर्फ 4 शक्तिशाली जो हैं पावरफुल महाजनपद बचते हैं, जो आपस में एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में टसल्स होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके आए हैं कि ऑलरेडी हमने देखा है कि सबसे पहले प्री हिस्ट्री टाइम है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम आता है, उसके बाद वैदिक पीरियड आता है और उसके बाद महाजनपदास का कॉन्सेप्ट आएगा। आज की पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपदास का कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्री हिस्ट्री टाइम देखा था जहाँ पे हमने पैलेयोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज को देखा। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखा, जिसमें 2600 BC से 1900 BC तक का टाइम पीरियड कौन सा है, इट इज़ द मिच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि 1500 BC से 500 BC तक का टाइम पीरियड जो आ रहा है वो वैदिक पीरियड आ रहा है। और वैदिक पीरियड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक 1500 से 1000 BC तक का टाइम पीरियड है, और 1000 BC में जब आयरन की खोज हो जा रही है तो उसके बाद से सिनेरियो काफ़ी चेंज हो जा रहा है। और अर्ली वैदिक में जो अब तक नोमैडिक पेस्टोरल थे वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर की अर्ली फेज यहाँ पे आ गई है। ट्राइबल पॉलिटी जो थी, जन का कॉन्सेप्ट था, ऋग्वेद की यहाँ पे खोज हो गई थी यहाँ पे, और बाकी के 3 वेद्स जो है आ जाते हैं यहाँ पे, उपनिषद, अरण्यकास एक्सेट्रा, और भी चीज़ें कंपाइल होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वर्ण का यहाँ 2 कॉन्सेप्ट था, 2 वर्ण थे, लेकिन यहाँ आगे चल के 4 वर्ण का कॉन्सेप्ट आ जाता है, 4 वर्ण सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, यहाँ पे भी अभी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक मेजर चेंज हो रहा है वो ये कि यहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम था, वो टैक्सेशन सिस्टम अर्ली वैदिक टाइम पे क्या था, वॉलंटरी था, यानी कि स्वेच्छा से राजा को जो देना चाहो वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉपर उतना टैक्सेशन सिस्टम नहीं आया था, बट यहाँ पे एक कलेक्ट करने के लिए कौन होता था, संग्रहित होता था, जो कि टैक्स को क्या करता था, कलेक्ट करने का काम करता था। यहाँ पे क्या है, बार्टर सिस्टम है। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं, जनपदास का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें जन से क्या बन रहा है, जनपद बन रहा है, और जनपद के बाद महाजनपद का कॉन्सेप्ट आ रहा है। महाजनपदास भी एक अर्बनाइज्ड फेज होगा, जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि ये क्या था, अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। उसके बाद वैदिक क्या है, रूरल सिविलाइजेशन है, और उसके बाद ये जो है फिर से अर्बनाइज्ड फेज आएगा। यहाँ पे जो है किंग जो है एक सॉवरेन किंग होगा, जो कि इसके द्वारा क्या होगा, इलेक्ट होगा। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम आ जाएगा, और यहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन में यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ट्रेड, अब जो अभी तक एग्रीकल्चर जो लेटर वैदिक टाइम पे हो रहा था, वो लेटर वैदिक टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, एग्रीकल्चर जो है बहुत ही सिर्फ अपने यूज लायक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसके बाद ट्रेड का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे अब स्टैंडिंग आर्मी आ जाएगी। अब तक जो मस्टर आर्मी थी, अब यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, राजा की खुद की आर्मी होगी। उसके बाद यहाँ पे जब ट्रेड होगा तो हमें एक करेंसी की आवश्यकता होगी, और यहाँ पे फर्स्ट जो कॉइन्स आ रहे हैं वो पंचमार्क कॉइन्स आ रहे हैं। ठीक है, कौन से थे, सिल्वर कॉइन्स हैं ये। उसके बाद पैलेसेस वगैरह भी यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे फोर्टिफाइड कैपिटल का कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आयरन जो है, अभी 1000 BC में आयरन मिल तो गया है, बट यहाँ पे क्या है, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो जा रही है आयरन को लेके। तो इस चीज आगे हम जो है पर्टिकुलर इस सेशन में ये कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें आखिरकार हमें इन 16 महाजनपदास के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो 2 टेक्स्ट हैं, एक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट और एक है जैनिज्म से रिलेटेड एक टेक्स्ट, जिनका नाम है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। इन दोनों से हमें इसके बारे में पता चलता है, लेकिन दोनों में जो है क्या है,
इनके जो नाम है वो काफ़ी भिन्न भिन्न दिए गए हैं अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में। इंपॉर्टेंट है दोनों का नाम याद रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इन टेक्स्ट के बारे में हमें 16 महाजनपदास के बारे में पता चला। अब हम ये देख रहे हैं आखिर इन स्टेट्स के अराइज होने का रीजन क्या था, कैसे ये महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ देखो हम ऑलरेडी देख चुके थे लास्ट सेशंस में कि 1000 BC में हमें क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, और आयरन के मिलने की वजह से क्या हो रहा है, अब हमारे पास न्यू एग्रीकल्चर टूल्स होंगे, इसके अलावा क्या होंगे, वेपन्स होंगे। और धीरे धीरे क्या है, जब एग्रीकल्चर सरप्लस होगा और एग्रीकल्चर सरप्लस होने की वजह से ट्रेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की वजह से एक्सपेंशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्षत्रिय का एराइज हो रहा है, उसके अलावा जो वैश्य थे, अब सबसे मेजर जो सिनेरियो यहाँ पे चेंज किया है वो किसने किया है, आयरन ने। और आयरन की वजह से देखो एग्रीकल्चर टूल्स बन रहे हैं। अब क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से अब किंग क्या लेके आ रहा है, टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट लेके आएगा। और इसके अलावा अब क्या है, राइज ऑफ आर्टिसंस भी हो रहे हैं। आर्टिसंस अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो उनका प्रोड्यूस होगा उसको वो ट्रेड करेंगे, और फिर करेंसी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ रहा है, जिसमें पंच मार्क कॉइन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जब किसी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने लिए वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये मड सेटलमेंट से अब क्या है, अर्बनाइज स्ट्रक्चर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से 16 महाजनपदास का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो राज्य और संघ का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें राज्य में है मोनार्की और संघ में है रिपब्लिक, जिसे गण भी कहा जाता है। मतलब संघ का मतलब है यहाँ पे काफी सारे किंग्स होंगे, 4 5 6 किंग होंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा आपस में डिस्कस करके लिया जाएगा। और राज्य मोनार्की कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक किंग होगा, इसके नीचे फर्दर होगी क्या होगा, इसके नीचे मंत्री होगा, उसके नीचे और लोग होंगे। मतलब इस तरीके से टॉप टू बॉटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया होगा। लेकिन संघ में क्या है, संघ में बहुत सारे किंग्स एक साथ होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 16 महाजनपदास। अच्छा, अब 16 महाजनपदास का इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ उनके नाम देखेंगे और ये देखेंगे कि ये किस रिवर के किनारे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है, और एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये क्लास मिलेगी महाजनपदास की, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रिक्स दे रखी हैं। इसमें 3 ट्रिक दी हैं, और इन 3 ट्रिक में पहली ट्रिक के द्वारा हम इनके नेम याद करेंगे कहाँ कहाँ पे है, दूसरी ट्रिक के द्वारा हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर किस स्टेट में है, और तीसरी ट्रिक के द्वारा हम क्या देखेंगे कि इनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस पर्टिकुलर सेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ज़रूर जाके देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं, देखो ये है मगध, अंग, वृजी, ठीक है। और अब यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऑलरेडी हमें पता है गंगा का कहाँ कैसे रूट है, गंगा और यमुना का। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो वृजी कहाँ है, गंडक के किनारे, यहाँ से गंडक आ रही है, ठीक है। उसके बाद अंग कहाँ पे है, अंग है चंपा के किनारे, ठीक है, चंदन या चंपा, ठीक है। मगध कहाँ है, मगध है गंगा और सोन के किनारे, पाटलिपुत्र, ऑलरेडी हम इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पाटलिपुत्र किसके पास है, तो गंगा और सोन पे है। उसके बाद हम देख रहे हैं मल्ल है राप्ती और गंडक के पास, कौशल कहाँ पे, सरयू या घाघरा के पास, पांचाल है गंगा यमुना के पास, और वत्स है गंगा यमुना के पास। उसके बाद सूरसेन है यमुना के पास, हस्तिनापुर है गंगा यमुना के पास, गांधार है इंदस और काबुल के पास, कंबोज है ब्यास के पास, मत्स्य है चंबल के पास, और अवंती है शिप्रा और नर्मदा के पास, अश्मक है गोदावरी के पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एकदम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं 16 महाजनपदास का। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गो एंड चेकआउट, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये 16 महाजनपदास थे, लेकिन इनमें से 4 पावरफुल होते हैं। कौन से हैं, जिसमें है मगध, उसके बाद है कौशल, उसके बाद है वत्स और है अवंती। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये चारों हैं जो कि आपस में फिर इनमें टसल्स चलती हैं, ठीक है। यूपी इसके से जो साइट्स हैं, टोटल 8 साइट हैं। हाईएस्ट महाजनपदास जो हैं वो यूपी से हैं, उसके बाद बिहार से हैं, राजस्थान से एक है, उसके बाद एमपी से एक है, उसके बाद एक साउथ इंडिया से है, उसके बाद 2 जो हैं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड से हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पर्टिकुलर महाजनपदास के बारे में देख लेते हैं। वत्स, वत्स जो है वर्तमान के प्रयागराज और कौशाम्बी वाले एरिया में है। यहाँ पे एक किंग था उदयन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उदयन ने पिंडोला नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनसे दीक्षा ली थी इन्होंने। और उदयन और वासव दत्ता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। उदयन और वासव दत्ता जो थे, ये इनके बारे में
काफ़ी स्टोरी प्रचलित थी। तो ये कहाँ पे थी? ये उज्जैन में, उज्जैन से रिलेटेड स्टोरी प्रचलित है। और इसको किसने लिखा है? इसको एक महाकवि थे जिनका नाम भास था, उन्होंने स्वप्न वासव दत्ता अपने नाटक में जो है उदयन के बारे में, उदयन वासव दत्ता की स्टोरी के बारे में बताया है। उदयन तो वत्स के राजा थे और वासव दत्ता जो थे वो अवंती के किंग की पुत्री थी प्रद्योत। कौन थे अवंती के किंग? प्रद्योत, उनकी डॉटर थी वासव दत्ता, और इनकी लव स्टोरी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आगे है अवंती। अवंती की 2 कैपिटल है, नॉर्थ की कैपिटल है उज्जैनी और साउथ की है माहिष्मती। याद रखना है यहाँ के किंग कौन थे? प्रद्योत। अच्छा, अब अवंती और मगध के बीच में एक जो ट्रीटी होती है, एक फ्रेंडशिप रिलेशन क्रिएट होता है, वो कब होता है? जब प्रद्योत को जो है एक बीमारी हो जाती है और उसके लिए जो मगध के किंग थे बिम्सार, वो क्या करते हैं, अपने पास से एक जो है रॉयल, कौन भेजते हैं? रॉयल जो इनका चिकित्सक था उसको भेजते हैं, उसका नाम जीवक था। याद रखना है, ठीक है। अब प्रद्योत जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, किसके अंडर? तो महाकच्चायन के संरक्षण में जो है ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, उदयन जो थे, इनकी जो स्टोरी लिखी गई है, ये भास और स्वप्न वासव दत्ता, ये उस समय लिखी गई है जब उदयन को कहाँ थे? ये कारागार में बंद थे। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं कौशल। सो कौशल की भी 2 कैपिटल है, नॉर्थ की है श्रावस्ती और साउथ की है साकेत। ठीक है, कंबोज है, कंबोज को कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रोपजीवी भी कहा है, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि सभी महाजनपदाज में ऐसा फर्स्ट कौन सा महाजनपद था जिसने जो है गणतंत्र राज्य की स्थापना करी थी? तो वो वैशाली है। वैशाली के लिच्छवियों ने को बनाया था। ठीक है, उज्जैन को क्या बोलते हैं? उज्जैन को पुराण में अवंतिका नाम से भी जाना जाता है। चंपा को जो है मालिनी भी कहा गया है। किसमें? पुराण और महाभारत में क्या बोला है? मालिनी कहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, पाटलिपुत्र जो है उसके नॉर्थ में है गंगा और साउथ में है सोन। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखना है, वैसे ऑलरेडी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रद्योत कहाँ पे है? प्रद्योत है अवंती में। ठीक है, उसके बाद उदयन कहाँ है? ये है वत्स के किंग। ठीक है, अजात शत्रु कहाँ है? ये है मगध में। और प्रसेनजीत कहाँ है? ये है कौशल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, भगवान बुद्ध के समय में जो गंगा की वैली थी वो कई गणराज्यों में बटी हुई थी, जिसमें हम नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। कपिल वस्तु में थे शाक्य, सुमार गिरी में थे भग्ग, अलकप के थे बुली और केसपुत्र के थे कलाम, राम गाय के थे कोलिय, कुशीनारा के थे मल, पावा के भी मल हैं। उसके बाद है पिपलीवन के हैं मौर्य, वैशाली के थे लिच्छवी और मिथिला के थे विदेह। तो अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जब सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी तो आखिर मगध को ऐसा क्या होता है कि मगध स्ट्रॉन्ग बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग महाजनपद बन जाता है और आगे के काफी सारे जो वंश हैं, काफ़ी सारी डायनेस्टी जो है वो यही इसी के इर्द गिर्द जो है बनती हैं। तो इसका रीज़न है कि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, मगध जो है बहुत बेहतर लोकेशन मिली है जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है। कैसे? देखो, एक तो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से मगध को टिम्बर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। टिम्बर्स यानी कि लकड़ियाँ मिल जा रही हैं और लकड़ी मिलने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो है पैलेसेस बना रहे हैं अपने और क्या कर रहे हैं, बोट्स बना रहे हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ रिवर्स भी हैं और रिवर्स की वजह से जब ये बोट बना लेंगे तो ईजिली अपने सामान को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे और रिवर की वजह से इन्हें वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा मिल रहा है, यानी कि पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और फॉरेस्ट से ये क्या कर रहे हैं, एलिफेंट्स को पकड़ ले आ रहे हैं और उन्हें ट्रेंड करके अपने आर्मी में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये हम देख रहे हैं मगध किस रीजन में, तो मगध जो है वर्तमान बिहार वाले एरिया में जो कि फर्टाइल लैंड में आता है, जहाँ पे गंगा, ठीक है, गंगा वाला एरिया और फर्टाइल एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इन्हें क्या मिल रहा है, आयरन माइंस मिल रही हैं और आयरन माइंस मिलने की वजह से यहाँ पे वेपन और टूल बन रहे हैं। और जब वेपन और टूल्स बनेंगे तो टूल्स का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वेपन्स का एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा जो और अदर यदि इन्हें वाटर की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, रेनफॉल से, क्योंकि ये एरिया 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल वाला एरिया है और अधिक रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और है, जो भी ट्रेड होता है ये उत्तर पथ और दक्षिण पथ वाले एरिया में पड़ता है, इस वजह से ये क्या करता है, या इसके एरिया से होके जो भी ट्रेड करते हैं तो बीच में ये चुंगी लेने का काम करता है और उस पैसे को जो ये टैक्स के फॉर्म में ले रहा है उस पैसे को ये आर्मी के एक्सपेंशन में यूज कर रहा है, आर्मी को काफी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसकी कैपिटल को देखेंगे तो इसकी कैपिटल, पहली कैपिटल जो थी वो राजगीर या गिरिव्रज थी और सेकंड जो है वो बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। दोनों ही कैपिटल के अपने अपने महत्व हैं। राजगीर या गिरिव्रज को देखें तो ये 5 जो है हिल्स से प्रोटेक्टेड थी, जिसकी वजह से क्या हो जा रही है, बहुत ही अभेद्य बन जा रही है, यानी
यानी कि इजीली अटैक नहीं किया जा रहा है। और यदि हम पाटलिपुत्र को देखें तो पाटलिपुत्र भी एक रिवराइन साइट है जो कि गंगा, घाघरा, सोन और पुनपुन इनके किनारे है, जिसकी वजह से इसको जल दुर्ग कहा जाता है कि एक तरीके का वाटर के थ्रू ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा मगध में जो जितनी भी डायनेस्टी आई थी उनमें जो है काफी एम्बिशियस रूलर्स थे, जैसे कि बिम्बसार को काफी क्या किया, कंक्वेस्ट करने की कोशिश की। यानी कि बिम्बसार ने अपने जो है फ्रेंडशिप अलायंस भी चलाए, मैट्रिमोनी अलायंस भी चलाए, और इसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट एक्शन यानी कि डायरेक्ट जो है कंक्वायर करने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा अजातशत्रु हो गया, तो अजातशत्रु बिम्बसार से भी और अधिक एम्बिशियस था। तो कहीं तक इन किंग्स का बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना भी मगध को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक रीज़न होता है। तो इस तरीके से मगध के जो है ये सभी रीजन्स थे जिसकी वजह से मगध जो है एक बहुत ही पावरफुल स्टेट बन के आ रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो महाजनपदास थे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में हम जानते हैं कि किंग का कॉन्सेप्ट था। अब किंग जो है काफ़ी पावरफुल हो गया है। किंग के नीचे और भी थे, मंत्री वगैरह थे, ऑफिसर्स भी बना दिए गए थे, डिपार्टमेंट्स भी बना दिए गए थे। यहाँ पे जो इसकी फंडामेंटल यूनिट थी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो ग्राम थी, जिसका मुखिया कौन होता था, ग्रामीणी होता था। दो विलेजेस जब मर्ज कर दिए जाते थे तो उन्हें संग्राम कहते थे। यहाँ पे जो है महाजनपदास में 3 टाइप के विलेजेस हुआ करते थे। कौन से होते थे, इनके बारे में कहाँ से जानकारी मिली, विनय पिटका में जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें है टिपिकल विलेज, सब अर्बन विलेज और है बॉर्डर विलेजेस। टिपिकल विलेजेस क्या है, टिपिकल विलेजेस जो होता था वो यहाँ पे मिक्स्ड कास्ट होती थी और मोस्टली विलेजेस टिपिकल विलेजेस पाए जाते थे। उसके बाद हम जो सब अर्बन विलेजेस को देख रहे हैं, तो सब अर्बन विलेजेस में क्या है, यहाँ पे क्राफ्ट विलेजेस हैं, मतलब जितने क्राफ्टमैन्स हैं, आर्टिसंस हैं जो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कारपेंटर हो गए, चैरेट मेकर्स, तो ये सभी जो है इनका एक विलेज होता था जिसको सब अर्बन विलेज बोलते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर विलेजेस को देख रहे हैं, तो बॉर्डर विलेजेस जो थे वो कंट्री साइड के पेरिफेरी पे जो सिचुएटेड होते थे, जैसे कि ये है कंट्री और इसके साइड में जो विलेजेस जो है यहाँ पाए जा रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, इसकी परिधि पे जो पाए जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं बॉर्डर विलेजेस। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम ब्रह्मदेव बोलते हैं। ब्रह्मदेव कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे विलेजेस जो कि ग्रांट किए जाते थे, किसको, ब्राह्मण्स को जो दिए जाते थे, ब्राह्मण को जो ग्रांट में दिए जाते थे उनको ब्रह्मदेव विलेजेस बोलते हैं। विलेजेस में भी हमने 3 टाइप के विलेजेस देखे। उसके अलावा अब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत वेल डिफाइंड टैक्सेशन सिस्टम आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है। एग्रीकल्चर सरप्लस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ट्रेड की वजह से टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे आ रहा है। अब जो है किंग सॉवरेन किंग बन चुका है, काउंसिल है, काउंसिल क्या करती है, राजा को इलेक्ट करने का काम करती है। और इसके अलावा वेरियस डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद संघ में क्या होता है, तो संघ वाले में भी किंग जो है काउंसिल्स के द्वारा इलेक्ट होते थे और काफी सारे किंग्स होते थे यहाँ पे, ठीक है। सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी में महाजनपदास के टाइम में वेरियस क्लासेस रहा करती थी, जिसमें ट्रेडर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, ठीक है, ये थे। अच्छा, कास्ट सिस्टम का क्या सीन था, तो कास्ट सिस्टम यहाँ पे अर्ली स्टेज में कास्ट सिस्टम पाया जाता था। स्लेवरी पाई जाती थी, हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे स्लेवरी पाई जाती थी, और मैरिज अलायंसेस भी काफ़ी होते थे। मैरिज अलायंसेस को वहाँ पे एक तरीके से ये लोग अपने टेरिटरी एक्सपेंशन के तौर पर यूज़ करते थे, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी देखें तो इकोनॉमी का अभी जो मेन सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है, इसीलिए इकोनॉमी कैसी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। यहाँ पे ट्रेड सरप्लस होता था और ट्रेड के लिए कौन से कॉइन यूज़ किए जाते थे, तो पंच मार्क कॉइन जो यहाँ पे यूज़ किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद हम रिलीजन देखें तो काफ़ी सारे डिफरेंट रिलीजन्स थे, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही कोई रिलीजन हो, जिसमें हिंदुइज्म भी था, बुद्धिज्म, जैनिज्म और इसके अलावा आजीविकास एक्सेट्रा थे, ठीक है। आगे यदि हम मिलिट्री का कॉन्सेप्ट देखें, सो मिलिट्री में वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री यहाँ पे हो चुकी थी, जिसमें इन्फेंट्री थी, कैवेलरीज थी, वॉर चैरिट्स थे और एलिफेंट्स थे। तो इस तरीके से एक वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री भी यहाँ पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में क्या आता है, यहाँ पे यूनिक स्टाइल ऑफ आर्ट्स निकल के आती हैं, जिसमें टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, स्तूपास बनाए जा रहे हैं, पैलेसेस बनाए जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके की यहाँ पे क्या हो रही है, कार्विंग करी जा रही है, स्कल्पचर्स भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, ट्रेड। तो देखो ट्रेड में अभी जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे 2 मेजर रूट्स के बारे में, जिसमें एक है उत्तर पथ और दूसरा है दक्षिण पथ। कौन से हैं, सो इसको यहाँ देखते हैं। देखो ये आपका तक्षशिला से लेके राजगीर तक है उत्तर पथ, और दक्षिण पथ जो है वो श्रावस्ती से लेके आपके प्रतिष्ठान तक है, ठीक है। तो ये उत्तर पथ और दक्षिण पथ है, ठीक है। या बीच में कहाँ आ रहा है आपका, ये आपका राजगीर इधर आ रहा है, मगध का एरिया ये है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इन पथ्स जो रूट्स हैं, इन रूट्स के द्वारा गुड्स का तो मूवमेंट हो ही रहा है, इसके साथ साथ आइडियाज़ भी फ्लो करेंगे और कल्चर भी फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो भक्ति मूवमेंट है वो साउथ से नॉर्थ की साइड आता
आता है, ठीक है, और किस तरीके से मौर्यास के टाइम के कॉन्सेप्ट जो है साउथ की साइड जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उसमें है ताम्रलिप्ति, भरूच और सोपारा। इन तीनों को मैप में देखते हैं, जिसमें देखो यहाँ पे है ताम्रलिप्ति, यहाँ पे है सोपारा और ये है भरूच। तीनों यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो देखो टेरिटोरियल स्टेट का इमरजेंस यहाँ पे हुआ है, ट्रेड और कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ है, सेकंड अर्बनाइजेशन आता है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे हैं राजाओं के बीच में, ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर्स जो है उनमें क्या हो रहा है कि ये एक तरीके का बेस क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद में काफी सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इन स्टाइल से। जैसे कि स्तूपास में देखें तो स्टार्टिंग के बहुत सिंपल स्तूपास हैं, लेकिन बाद में जाके सांची जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्तूपास जो है बनाए जा रहे हैं। उसका लिटरेचर देखें तो लिटरेचर को भी एक बेसिक फाउंडेशन यहाँ पे मिल जाता है, जो आगे चल के काफी ज्यादा एक्सपैंड होता है। तो इस तरीके से एक बेसिक फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी। सो यहाँ पे इस क्लास में हमने कंप्लीट किया पूरा महाजनपदास का कॉन्सेप्ट, कौन कौन से महाजनपदास थे। इस क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जाके ऑलरेडी ट्रिक वाली क्लास देखना, उसके द्वारा काफी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपके कैपिटल्स पूछे हैं, महाजनपदास के नेम पूछे हैं, ये पूछा है कि वर्तमान के किस स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे मगध, और मगध के पे जो जो डायनेस्टी थी उन सभी डायनेस्टी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।